नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम। सरकार ने कहा, देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर लगभग 17.5%। 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 61 जिलों में पिछले 14 दिन में कोई नया मामला सामने नहीं आया। लॉकडाउन के अनुपालन की समीक्षा के लिए 6 अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के दौरे पर। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, चीन में नोवेल कोरोना वायरस के पहले मामले के बाद कार्रवाई शुरू करने वाला भारत विश्व का पहला देश था। कोविड-19 से जुड़े सवालों के समाधान के लिए कोविड इंडिया सेवा मंच शुरू किया गया। और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, सभी मुस्लिम धार्मिक नेताओं, संगठनों और समुदाय ने रमजान के दौरान घर पर ही नमाज अदा करने का फैसला किया। कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम में अपने सहयोगी सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं लवली निगम। देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर लगभग 17.5% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने आज नई दिल्ली में कहा कि 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 61 जिलों में पिछले 14 दिन से कोरोना का नया मामला सामने नहीं आया है। 3 डिस्ट्रिक्ट थे जिस पर पिछले 28 दिनों से केसेस नहीं आए हैं, उसमें एक और नया जिला अब प्रतापगढ़ राजस्थान ऐड हुआ है। इसके साथ ही टोटल 61 डिस्ट्रिक्ट हैं देश में, 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, जहां पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1336 और मरीजों के सामने आने से कोविड-19 के मरीजों की कुल संख्या 18,601 हो गई है। अब तक 3,252 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है और कोरोना संक्रमण से 590 रोगियों की मौत हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र ने सभी राज्यों को भेजे दिशा निर्देशों में कहा है कि कोरोना पर विशेष ध्यान तो हो, लेकिन डायलिसिस, एड्स, कैंसर और अन्य रोगों का इलाज भी जारी रहना चाहिए। गृह मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि केंद्रीय दलों को कोलकाता और जलपाईगुड़ी में पश्चिम बंगाल प्रशासन से सहयोग नहीं मिल रहा है। गृह मंत्रालय को यह फीडबैक मिला कि पश्चिम बंगाल में जो टीमें कोलकाता और जलपाईगुड़ी गई हैं, उनको राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन से सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। उनको क्षेत्र का विजिट करने से रोका जा रहा है। उनको राज्य में स्वास्थ्य कर्मियों से इंटरैक्ट करने का अवसर नहीं दिया जा रहा, न ही उन्हें ग्राउंड लेवल सिचुएशन का आकलन करने दिया जा रहा है। ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी केंद्र सरकार के आदेशों का उल्लंघन है। गृह मंत्रालय ने राज्यों को कहा कि वे इस आदेश का पालन करें ताकि केंद्रीय दल जिम्मेदारियां पूरी कर सकें। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के प्रवक्ता ने बताया कि देश में अब तक कोरोना की 4,49,000 जांच की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि राज्यों को कहा गया है कि वो एंटीबॉडी जांच 2 दिन तक न करें। कल हमको एक स्टेट में से एक कंप्लेंट आई कि उसमें कम डिटेक्शन हो रहा है। हमको पता चल रहा है कि उनमें जो पॉजिटिव सैंपल्स थे उनमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है, लेकिन ये वेरिएशन देखते हुए हमने 2 चीजें ठहराई। अगले 2 दिन में हम हमारे 8 इंस्टीट्यूट्स को फील्ड में भेजेंगे और जो किट्स हैं उनमें से वो लॉट्स लेके उसको टेस्ट करके वैलिडेशन करने की कोशिश करें। फील्ड में वैलिडेशन होगा। दूसरी बात कि सारे स्टेट्स को ये सलाह देना है कि अगले 2 दिन ये टेस्ट किट्स इस्तेमाल न करें। 2 दिन के बाद में हम क्लियर कट एडवाइजरी देने के पोजीशन में रहेंगे। इस अवसर पर अधिकार प्राप्त चौथे समूह के अध्यक्ष ने बताया कि डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और स्वयंसेवियों का केंद्रीकृत डाटाबेस तैयार करने के लिए वेबसाइट covidwarriors.gov.in बनाई गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना से उबरने में सहायता कर रहे स्वयंसेवी परस्पर सुरक्षित दूरी बनाए रखने, अधिक संक्रमण वाले इलाकों में जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति करने और फील्ड में निगरानी करने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष ने यह भी कहा कि कोरोना के प्रबंधन के लिए 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 15,000 आयुष पेशेवरों को जोड़ा गया है। करीब 15,000 आयुष प्रोफेशनल्स को 15 स्टेटों में और 2 यूनियन टेरिटरीज में अब तक डिप्लॉय किए गए हैं और अभी तक 1 लाख से ज्यादा आयुष प्रोफेशनल्स और 55,000 आयुष स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग दिया गया है और वो भी रेडी हैं डिप्लॉयमेंट के लिए। नेहरू युवक केंद्र जो संस्थान है और एनएसएस है, उनमें अगर वॉलंटियर्स को देखें तो 27 लाख वॉलंटियर्स स्टेट्स में और यूटीज में सिविक अथॉरिटीज को अभी हेल्प कर रहे हैं।
लॉकडाउन के अनुपालन की वास्तविक स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्र सरकार के 6 दल महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं। ये दल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में राज्य सरकारों के सहयोग से सहजतापूर्वक काम कर रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने इस दल को अनुमति अब तक नहीं दी है। पश्चिम बंगाल गए दल के प्रमुख और केंद्र सरकार में अपर सचिव अपूर्व चंद ने बताया कि राज्य के मुख्य सचिव ने दल को स्वास्थ्य और संगरोध केंद्रों सहित किसी भी सरकारी संस्थान का दौरा करने की अनुमति नहीं दी है। इस दल में स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अलावा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारी शामिल हैं। मध्य प्रदेश में केंद्रीय अधिकारियों के दल ने अपनी यात्रा के दूसरे दिन लॉकडाउन के उपायों को सख्ती से लागू करने के लिए इंदौर के स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए। कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा करने के लिए ये दल कल इंदौर पहुंचा था। अधिकारियों ने कहा कि यात्रा पर आए दल ने जिले में कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस दल ने स्थानीय प्रशासन को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि चीन में नोवेल कोरोना वायरस के पहले मामले के बाद कार्रवाई शुरू करने वाला भारत विश्व का पहला देश था। उन्होंने बताया कि अगले दिन ही भारत में प्रथम संयुक्त निगरानी समूह की बैठक आयोजित की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने के लिए मंत्रियों का एक समूह भी गठित किया था। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इन प्रयासों के कारण ही आज दुनिया ये मान रही है कि भारत ने कोरोना संक्रमण का मुकाबला अन्य देशों की तुलना में बेहतर तरीके से किया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज कोविड इंडिया सेवा नामक एक आपसी संवाद मंच की शुरूआत की। प्रशिक्षित विशेषज्ञों के दल से तुरंत जवाब पाने के लिए लोग इस मंच पर अपने प्रश्न पोस्ट कर सकते हैं। कोविड-19 जैसी महामारी की स्थिति में बड़े पैमाने पर पारदर्शी ई गवर्नेंस डिलीवरी को सक्षम बनाने के उद्देश्य से ये सेवा शुरू की गई है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि नागरिकों के साथ सीधा संवाद स्थापित करते हुए प्रशिक्षित विशेषज्ञ त्वरित आधार पर आधिकारिक सार्वजनिक स्वास्थ्य जानकारी साझा कर सकेंगे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि सभी मुस्लिम धार्मिक नेताओं, संगठनों और समुदाय ने रमजान के दौरान घर पर ही नमाज अदा करने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि 30 से अधिक राज्य वक्फ बोर्डों ने रमजान के महीने में लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन करने की कार्यनीति पर काम शुरू कर दिया है। 24 अप्रैल से रमजान का पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है और देश के सभी धर्मगुरु, उलेमा, धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन ने एकजुट होकर के निर्णय किया है और अपील की है कि रमजान के इस पवित्र महीने में हम इबादत, इफ्तार, तराबी या और भी जो रमजान के महीने के हमारे धार्मिक कर्तव्य हैं उनको हम अपने घरों पर ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख करके उन कर्तव्यों को पूरा करें। श्री नकवी ने कहा है कि धर्मनिरपेक्षता और सद्भाव राजनीतिक फैशन नहीं है, बल्कि ये भारत और भारतीयों के लिए एक जुनून है। श्री नकवी ने नई दिल्ली में कहा कि समावेशी संस्कृति और प्रतिबद्धता ने देश को अनेकता में एकता के ताने बाने के साथ एकजुट किया है। श्री नकवी ने कहा कि भारत में मुसलमान समृद्ध हैं और जो लोग माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं वे उनके मित्र नहीं हो सकते। उन्होंने लोगों को फर्जी खबरों और साजिशों से सावधान रहने को कहा। मोदी जी हमेशा 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के हितों की बात करते हैं। 130 करोड़ लोगों की आंखों में खुशी और उनकी जिंदगी में खुशहाली आए इसके लिए बात करते हैं। अगर ये किसी को नहीं दिख रहा है तो ये उनकी अपनी समस्या है। हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान का अल्पसंख्यक, हिंदुस्तान के समाज का सभी वर्ग खुश है और वो उस खुशहाली के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहा है। और जो लोग इस तरह के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं वो किसी भी तौर से हिंदुस्तान के मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। श्री नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समूचा देश जाति, धर्म और क्षेत्र के सभी बंधनों को तोड़कर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एकजुट है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने और आवाजाही पर प्रतिबंधों के समाप्त होने के बाद अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर बहाल करने के लिए कई कदम उठाए हैं। एक रिपोर्ट।
केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री ने 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा है कि वे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वन उत्पादों की यथाशीघ्र खरीद के लिए अपनी नोडल एजेंसियों को सक्रिय करें। गृह मंत्रालय ने लघु वन उत्पादों और गैर लकड़ी वन उत्पादों के संग्रह, कटाई और प्रसंस्करण के कार्यों के लिए लॉकडाउन के प्रावधानों में छूट देने की घोषणा की है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वे लॉकडाउन के मद्देनजर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय और डे बोर्डिंग विद्यालयों को 25 मई तक बंद रखें। मंत्रालय ने राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि वे सभी उपाय करके जनजातीय क्षेत्रों और जनजातीय आबादी को पर्याप्त रूप से सुरक्षित करें। मंत्रालय ने राष्ट्रीय फेलोशिप और राष्ट्रीय टॉप क्लास छात्रवृत्ति के उन सभी लंबित मामलों की प्रक्रिया पूरी कर दी है जो इस साल 31 मार्च तक जारी नहीं किए जा सके थे। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कोविड-19 महामारी के बाद अर्थव्यवस्था में वृद्धि को बहाल करने के लिए रूपरेखा तैयार करने और इनमें से प्रत्येक पहल के कार्यान्वयन के आवश्यक उपाय करने के लिए अधिकारियों की 3 टीमों का गठन की गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कृषि मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान थोक बाजारों में भीड़ भाड़ को कम करने और आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। इसके तहत राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नैम पोर्टल में भंडार गृह आधारित व्यापार मॉड्यूल और किसान उत्पादक संगठन आधारित मॉड्यूल जोड़े गए हैं। भंडार गृह आधारित मॉड्यूल से किसान बाजार के रूप में पंजीकृत भंडार गृहों से अपने उत्पाद बेच सकेंगे। किसान उत्पादक संगठन आधारित मॉड्यूल के माध्यम से संग्रहण केंद्रों से अपने उत्पादों को तस्वीर सहित अपलोड किया जा सकेगा ताकि मंडी गए बिना ही उत्पादों की ऑनलाइन बोली लगाई जा सके। मंत्रालय के अनुसार पंजाब, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश सहित 12 राज्यों के किसान उत्पादक संगठनों ने व्यापार में हिस्सा लिया। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में तकनीकी सहायता भी ली जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ आरोग्य सेतु ऐप विकसित किया है। इस ऐप के शुरू होने के 18 दिन में ही लगभग 7 करोड़ लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। ये ऐप रेडियो सिग्नल तकनीक पर काम करता है और उपयोग करने वाले व्यक्ति को किसी भी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आने पर अलर्ट करता है। मात्र 30 सेकंड में आरोग्य सेतु ऐप अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करके आप अपने परिवार और खुद को भी कोरोना के संक्रमण से सुरक्षित रख सकते हैं। यदि आप किसी कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो यह ऐप आपको अलर्ट भेजकर सूचित करता है। यहाँ तक कि यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से 14 दिन पहले भी मिले थे जिसके कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि आज होती है, तब भी यह ऐप आपको आवश्यक सावधानी बरतने के लिए अलर्ट के माध्यम से सूचित करता है। वहीं दूसरी ओर कुछ आसान से प्रश्नों के उत्तर देकर आप खुद भी अपने स्वास्थ्य का विश्लेषण इस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना से लड़ने के लिए देश की जनता से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने का आग्रह किया है। कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें। दूसरों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। इस ऐप के बारे में बात करते हुए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव अजय साहनी ने कहा, If this app is downloaded by each one of us who carries a smartphone, then it is possible for us to generate alerts, early alerts that might reach you even before you realize that you have a possibility of getting infected. In case, God forbid, you actually have the disease, then and you need hospitalization, then connect you with hospitalization service providers as well. This app is the best way to actually get all those services. आकाशवाणी समाचार कर्मियों ने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके अपने सहकर्मियों को कोरोना से सुरक्षित किया है। आपसे भी यह अनुरोध है कि आप भी इसे डाउनलोड करके अपने स्वजनों और स्वयं को सुरक्षित रखें। घर में ही रहें और नवीनतम जानकारी के लिए आकाशवाणी समाचार सुनते रहें। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ईरान से लौटने के बाद गाजियाबाद में हिंडन में विशेष निगरानी में रखे गए 57 जायरीन आज भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से लद्दाख में करगिल पहुंचे। इनको संगरोध के लिए एक होटल ले जाया गया है, जहां उनकी जांच की जाएगी। करगिल और गाजियाबाद के तापमान में काफी ज्यादा अंतर होने के कारण इनको कम से कम 7 दिन तक संगरोध में रखना जरूरी हो गया है।
लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद करगिल ने देश में अलग अलग जगहों पर संगरोध में रखे गए जायरीनों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। जैसलमेर और जोधपुर में फंसे जायरीनों को भी जल्दी ही एयरलिफ्ट किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों दोनों ने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच बेहतर तालमेल और आपदा प्रबंधन संबंधी बेहतरीन प्रयासों के कारण ही भारत कोरोना से होने वाले नुकसान को कम करने में कामयाब रहा है। संसद भवन में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों के साथ चर्चा में श्री बिरला ने विधायी और आर्थिक कार्य में डिजिटल प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग की संभावना का पता लगाने की अपील की। कॉन्फ्रेंसिंग में 28 पीठासीन अधिकारियों ने हिस्सा लिया। श्री बिरला ने कहा कि भारत ने कई देशों को दवाओं और अन्य जरूरी उपकरणों से यथासंभव मदद कर वसुधैव कुटुंबकम के भारतीय दर्शन को चरितार्थ किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना से प्रभावी मुकाबले के लिए एकमात्र विकल्प है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी एक दूसरे से दूर रहना, अपने घरों में ही बंद रहना। हिंदुस्तान को बचाने के लिए घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। मुझे विश्वास है हर भारतीय संकट की इस घड़ी में सरकार के, स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करेगा और इस मुश्किल घड़ी से विजयी होकर निकलेगा। कोविड-19 से खुद को बचाएं, घर पर ही रहें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। सरकार ने कहा देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर लगभग 17%। 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 61 जिलों में पिछले 14 दिन में कोई नया मामला सामने नहीं आया। लॉकडाउन के अनुपालन की समीक्षा के लिए 6 अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय दल महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के दौरे पर। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा चीन में नोवेल कोरोना वायरस के पहले मामले के बाद कार्रवाई शुरू करने वाला भारत विश्व का पहला देश था। कोविड-19 से जुड़े सवालों के समाधान के लिए कोविड इंडिया सेवा मंच शुरू किया गया और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा सभी मुस्लिम धार्मिक नेताओं, संगठनों और समुदाय ने रमजान के दौरान घर पर ही नमाज अदा करने का फैसला किया। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई और पुणे में व्यवसायियों को जारी लॉकडाउन से छूट के पास वापस ले लिए हैं क्योंकि इनसे सामाजिक दूरी के मानदंडों का घोर उल्लंघन हो रहा था। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव अजय मेहता ने आज कहा कि इन स्थानों पर पूर्ण लॉकडाउन जारी रहेगा और ई कॉमर्स साइटों को केवल आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी की अनुमति दी जाएगी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। है कि कोरोना वायरस के इलाज के लिए समर्पित अस्पतालों में ऑक्सीजन स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ अस्पताल में प्रत्येक बेड जहां कोविड-19 मरीज का इलाज किया जा रहा है वहां मास्क और ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए आवश्यक उपकरण होंगे। इस बीच जारी एक अधिसूचना में महाराष्ट्र सरकार ने प्रिंट मीडिया को लॉकडाउन से मुक्त कर दिया है। सरकार ने कहा कि समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की डोर टू डोर डिलीवरी पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ की जा सकती है। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। उत्तर प्रदेश सरकार ने मरीजों का उपचार करने के लिए प्लाज्मा थेरेपी अपनाने और नमूनों के जांच पूल को बढ़ाने का फैसला किया है। इस बीच राज्य के 9 जिले कोरोना मुक्त हो गए हैं, जबकि 53 जिलों में 1294 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। एक रिपोर्ट। प्रदेश में लॉकडाउन के हालात की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि प्लाज्मा पद्धति से कोविड-19 से पीड़ित मरीजों के इलाज के सकारात्मक नतीजे आए हैं। उन्होंने अधिकारियों से इस पद्धति से इलाज शुरू करने को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि जहां पर भी कोरोना संक्रमण के मामले ज्यादा संख्या में आ रहे हैं वहां पर पूल टेस्टिंग शुरू की जाए। अभी तक प्रदेश में प्रयागराज, लखनऊ और आगरा में ही पूल टेस्टिंग की सुविधा मौजूद है। इस बीच प्रदेश के सभी 3 प्रमुख एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड, पूर्वांचल और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर काम शुरू हो गया है। लगभग 7,500 मजदूर इन एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य में लग गए हैं। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अवनीश अवस्थी ने बताया कि इन मजदूरों के स्वास्थ्य परीक्षण के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी सुनिश्चित किया जा रहा है। इस बीच सरकार ने कोविड-19 के मुकदमों से जुड़े बंदियों को अलग से अस्थायी जेलों में रखने के निर्देश दिए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
जम्मू कश्मीर में उधमपुर जिले का एक दिव्यांग कोरोना महामारी के इस दौर में जरूरतमंदों की मदद करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर मास्क तैयार किए और उन्हें जरूरतमंदों में बांट दिया। उनके इस कार्य की चारों ओर प्रशंसा हो रही है। एक रिपोर्ट। जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले के गांव संसू का 70% दिव्यांग पवनदेव सिंह जरूरतमंद लोगों के बीच मुफ्त में मास्क वितरित कर रहा है। दिव्यांग पेंशन इस 35 वर्षीय पवन सिंह की आय का एकमात्र स्रोत है। उसने अपनी सारी बचत जो अपने बैंक खाते में रखी हुई थी को मास्क बनाने में समाप्त कर ली। मैंने भी सोचा कि क्यों ना लोगों में मास्क वितरित किए जाएं। दूसरा जो है, मेरा जो इस टाइम आय का साधन कोई नहीं है और जो मेरा गुजारा भत्ता चल रहा था वो पेंशन के ऊपर ही चल रहा है। और आज भी मैं बैंक गया था, जितना मेरे पास जो बैलेंस में बचा हुआ था मैं वहां से निकलवा के ले आया हूं और उससे मैं जो अभी कपड़ा खरीदूंगा और उससे जितने मास्क बन पाएंगे वो मास्क बना के मैं लोगों में वितरित करूंगा, जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। सीमित संसाधनों के साथ गरीब होने के बावजूद जब एक दिव्यांग व्यक्ति समाज के लिए योगदान दे सकता है तो हम क्यों नहीं। समय की जरूरत ये है कि हम आत्मनिरीक्षण करके इस महामारी के दौरान कुछ हद तक जरूरतमंदों की सहायता करें। उधमपुर से अपने सहयोगी अनिल दुबे के साथ आकाशवाणी श्रीनगर से मैं सुनील कौल। सिक्किम स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड सिम्फेड ने आज आवश्यक वस्तुओं और खाद्य पदार्थों की घर घर आपूर्ति के लिए गैंगटोक में एक मोबाइल राशन चेन की शुरुआत की। सिम्फेड की ये चेन चावल, सरसों का तेल, दाल, आटा, चीनी, नमक जैसी आवश्यक वस्तुओं को उचित दरों पर वितरित करेगी। सिम्फेड के प्रबंध निदेशक ने कहा कि ये चेन निर्धारित मार्गों पर चलेगी और इस बारे में ग्राहकों को वैन के आने जाने की सूचना पहले से ही दे दी जाएगी। इसमें नकद रहित लेन देन का भी प्रावधान किया जा रहा है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आज आपात बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कल कुछ छूट दिए जाने के बाद राज्य में लॉकडाउन के दिशा निर्देशों के अनुपालन से संबंधित रिपोर्टों और तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में फैसला लिया गया कि राज्य में 3 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इस दौरान मनरेगा कार्यों, कृषि और उद्योग और अन्य गतिविधियों पर छूट रहेगी। केरल में आज कोविड-19 के 19 और पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। 16 लोग ठीक हुए हैं। राज्य में 117 सक्रिय मामले सामने आए हैं। अब तक कुल 307 लोग ठीक हुए हैं। राज्य में करीब 36,000 लोगों की निगरानी की जा रही है। गुजरात में प्रशासन से स्वीकृति मिलने के बाद 27,000 से अधिक औद्योगिक इकाइयों ने आज से अपना कामकाज फिर शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री के सचिव अश्विनी कुमार ने बताया कि अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, जूनागढ़, भरूच और कच्छ के गैर शहरी क्षेत्रों में 1,80,000 से अधिक कामगार काम पर आए। गुजरात में सुरेंद्रनगर जिले के एक किसान शैलेश कटारिया ने लॉकडाउन के दौरान कृषि उत्पाद विपणन समितियों में फिर से खरीदारी शुरू करने के लिए सरकार को धन्यवाद दिया है। यहाँ वढवान एपीएमसी में गेहूँ लेके आया था। जो सरकार ने इस लॉकडाउन में जो शुरुआत की है उसका मैं सरकार का खूब खूब आभारी हूँ। जो इस मुश्किल में सरकार ने खेडूत को सहाय की है उसका मैं आभार मानता हूँ सरकार का। और यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के काम बिल्कुल बराबर है। वलसाड जिले की उचित दर दुकान के मालिक जयंती पटेल ने लॉकडाउन के दौरान निःशुल्क राशन बांटने के निर्णय को अच्छा कदम बताया है। हमारे यहाँ सरकार ने जो एनएसएफ और नॉन एनएसएफ को मुफ्त में अनाज दिया है, गेहूं, चावल और चना दाल खान, वो बहुत ही अच्छा काम किया है। और सरकार ने जो ये फैसला किया है हमारे गांव के गरीब लोगों को और सभी कोरोना वायरस की वजह से फंसे लोगों को बहुत ही फायदा हुआ है। साबरकांठा के नील मेहता ने सभी से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की अपील की है। भारत सरकार ने आरोग्य सेतु नाम की एप्लीकेशन बनाई है जो मैंने डाउनलोड की है और मैं अपने परिवारजनों, मेरे आसपास के रहने वाले सभी लोगों को वो एप्लीकेशन डाउनलोड करने की अपील कर रहा हूँ। मैंने जो मेरे ग्रुप सर्कल्स है उनमें भी लोगों को बताया कि वो भी डाउनलोड करें और बहुत लोगों ने तो डाउनलोड भी कर ली है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आप लोग भी आरोग्य सेतु नाम की एप्लीकेशन अभी ही डाउनलोड करें। हिमाचल प्रदेश में कोरोना महामारी के मद्देनजर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना प्रभावी रूप से लागू की जा रही है और इस योजना के तहत लाभार्थियों को जरूरत के हिसाब से पर्याप्त लाभ पहुंचा है। राज्य सरकार सबसे गरीब लोगों के लिए सभी उपाय सुनिश्चित कर रही है ताकि उन्हें आवश्यक वस्तुएं खरीदने में दिक्कत का सामना न करना पड़े। मिजोरम में राज्य सरकार ने आज आइजोल में
3 परिसरों में रह रहे 586 परिवारों के प्रत्येक सदस्य को शहरी गरीबों के लिए मौलिक सेवा योजना के तहत 300 रुपये नकद और आवश्यक वस्तुएं मुहैया कराई। कल टेलीफोन पर आवास और शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और उप मुख्यमंत्री तोनलुइया के बीच हुई बातचीत के बाद ये कदम उठाया गया। श्री तोनलुइया ने कहा कि राज्य सरकार लॉकडाउन के कारण दैनिक मजदूरों को हो रही दिक्कतों से भली भांति परिचित है और सरकार उनकी मदद करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। हरियाणा में 7 जिले जींद, करनाल, सिरसा, रोहतक, चरखी दादरी, फतेहाबाद और यमुनानगर कोविड मुक्त हो गए हैं और 3 जिलों महेंद्रगढ़, झज्जर और रेवाड़ी से अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने लोक सेवा दिवस के अवसर पर सभी लोक सेवकों और उनके परिवारों को बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि लोक सेवकों ने जन कल्याण के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों के साथ लोक सेवक भी कोविड-19 से लड़ाई में भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामारी को पराजित करने में लोक सेवकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि लोक सेवक जरूरतमंदों की सहायता और हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण समय में लोक सेवकों का समर्पण, प्रतिबद्धता और प्रयास सराहनीय है। देश में प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। पिछले 20 दिनों में कोरोना संबंधी 25,000 से ज्यादा लोक शिकायतों का समाधान किया गया है। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए अन्य सेवाओं के साथ भी अधिक तालमेल की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोरोना मुक्ति के प्रयासों में जिलाधिकारी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। डॉ सिंह ने पीएम केयर्स कोष में 4,000 करोड़ रुपए के योगदान के लिए सिविल सेवा अधिकारियों के प्रति आभार प्रकट किया। सरकार ने एक वेब समाचार पोर्टल की इस खबर को खारिज किया है कि इसने जल्दी ही शुरू किए जाने वाले एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप का बीटा संस्करण तैयार किया है। पत्र सूचना कार्यालय ने ट्वीट कर स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ने न तो किसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की शुरुआत की है और न ही ऐसे किसी ऐप का समर्थन किया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग एक्सपर्ट स्पीक कार्यक्रम में कोविड-19 महामारी के बारे में विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह प्रसारित करता है। इस श्रृंखला में नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में आपात मेडिसिन के डॉक्टर संजीव बोई ने बताया कि यदि किसी को सामान्य खांसी जुकाम है और उसने विदेश यात्रा नहीं की है तो कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में भी नहीं आया है तो उसे जांच कराने की जरूरत नहीं है। If you have common cough and cold, and if you are not traveled abroad, or you are not in touch with a person who has come from abroad, or you are not in a touch with any patient who has this disease, you do not have to worry, or you do not require any testing. Be at home. एम्स के एनेस्थीसिया विभाग के डॉक्टर एस राजेश्वरी ने लोगों को घर में रहने तथा लगातार हाथ धोने की सलाह दी है। We have seen that there is a severe shortage of ICU facilities in the most developed of countries. And in order that we do not face the same calamity in our country, it is vital that we do not stress the health system by becoming more sick and bringing more patients. And for this, I urge that you must stay at home and must maintain hand hygiene to reduce the number of patients coming into the hospital. आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में मनोरोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर नंद कुमार परिचर्चा में भाग लेंगे। टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर कॉल करके विशेषज्ञों से सवाल पूछे जा सकते हैं। ये विशेष कार्यक्रम आज रात 9:25 पर FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित होगा। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर लगभग 17.5%। 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 61 जिलों में पिछले 14 दिन में कोई नया मामला सामने नहीं आया। लॉकडाउन के अनुपालन की समीक्षा के लिए 6 अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय दल महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के दौरे पर। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा चीन में नोवेल कोरोना वायरस के पहले मामले के बाद कार्रवाई शुरू करने वाला भारत विश्व का पहला देश था।
कोविड-19 से जुड़े सवालों के समाधान के लिए कोविड इंडिया सेवा मंच शुरू किया गया और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, सभी मुस्लिम धार्मिक नेताओं, संगठनों और समुदाय ने रमजान के दौरान घर पर ही नमाज अदा करने का फैसला किया। इसके साथ ही कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।